हाय आज के इस वीडियो में हम MHT CET फिजिक्स के हिसाब से रिवीजन करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। जितने भी चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स हैं, जितनी भी फॉर्मूलाज चैप्टर में हैं, सब पे एक बार नजर घुमाएंगे। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर थोड़ा सा अलग सा पार्ट बन जाता है थर्मल फिजिक्स का, और अगर आप PYQs भी देखोगे तो आपको इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादातर देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि पहले ये सिलेबस में नहीं था। बात करें 2021 के क्वेश्चन की, तो 2021 में कई क्वेश्चन CBSE अप्रोच से पूछे गए थे, तो वो CBSE वाले अप्रोच भी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए करते हैं आज के इस सेशन को स्टार्ट। सो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आ जाता है क्लास 11th में। इसकी शुरुआत होती है बेसिक से कॉन्सेप्ट से, जिसका नाम है हीट एंड टेम्परेचर। सो हीट एंड टेम्परेचर डेफिनेशंस हैं और कुछ नहीं है। टेक्स्ट बुक खोलोगे तो आपको दो पेज के ऐसे डेफिनेशंस ही दिखेंगे। सो व्हाट इज हीट? सो क्लास 9th क्लास 10th से हम पढ़ते आ रहे हैं, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो जो चीजें एनर्जी पे लागू हैं वो सारी की सारी चीजें हमारी हीट पे लागू हैं। एग्जांपल तौर पे जो डायमेंशंस हमारे वर्क के होते हैं वही डायमेंशंस हीट एनर्जी के हैं। जो यूनिट्स हम वर्क डन पे लगाते हैं, हम काइनेटिक एनर्जी पे लगाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पे लगाते हैं, सारे के सारे हमारे हीट पे भी लगते हैं। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे टेम्परेचर का बात करें, सो टेम्परेचर यहाँ पे है मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, वही स्कूल वाले डेफिनेशन है। ओके, सो व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज द मेजरमेंट, किस चीज का मेजरमेंट? हॉटनेस और कोल्डनेस का मेजरमेंट, कि कितना गर्म है ऑब्जेक्ट, मेरा ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है, एंड सो ऑन। फिर यहां पर टॉपिक आ जाता है टेम्परेचर मेजरमेंट का, कि ठीक है आप लोग तो कह रहे हो कि टेम्परेचर का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बट बेसिकली मेजर कैसे कर सकते हैं? तो यहां पर तो सबको पता है, एक ही डिवाइस है जिसका नाम है थर्मोमीटर। ओके, सबको पता है कौन आने वाला है यहाँ पर, थर्मोमीटर हमारा आने वाला है। अब बात करते हैं थर्मोमीटर की। सो सबको लगता है थर्मोमीटर की सिर्फ 3 ही स्केल्स पॉसिबल हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड यहाँ पे केल्विन स्केल। ओके, सो ये 3 स्केल सबको लगती है, बट ऐसा नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक चौथी स्केल भी यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी, जिसका नाम है यहाँ पे रैंडम स्केल। ओके, क्या नाम है इसका? नाम है रैंडम स्केल। MHT CET वालों ने इसी बात का फायदा उठाया एंड 2021 में आपको रैंडम स्केल से क्वेश्चन दिया, जिसकी कोई भी फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में नहीं गिवन थी। ओके, सो आइए समझने का प्रयास करते हैं टेम्परेचर स्केल्स बनती कैसे हैं, रैंडम स्केल क्या होती है, और आज आपको मैं एक मेरी बनाई हुई स्केल भी बताऊंगा जिसका नाम है RG स्केल, यानी कि जिसमें आप टेम्परेचर मेजर करोगे यूजिंग यूनिट RG। वाओ। ओके, सो RG कितने डिग्री है? तो यहाँ पे 5 डिग्री RG। अरे बाप रे। ओके, सो बेसिकली मेरा भी एक स्केल बना के दिखाता हूं, देखो। सो यहाँ पर हमें देखना क्या होता है? यहाँ पर हमें देखना होता है कितनी हमारे पास रेफरेंस पॉइंट्स हैं। ओके, कितनी यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट है। तो कोई भी थर्मोमीटर की स्केल होने दो, 2 रेफरेंस पॉइंट्स हमेशा होती है, जिसमें से पहली पॉइंट को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जहां पे हमारी बर्फ बन जाती है ना, जहां से पानी हमारा बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी भाषा में, दूसरे बुक्स में इसको आइस पॉइंट भी कहते हैं। टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर फ्रीजेस एट 1 स्टैंडर्ड प्रेशर। प्रेशर कितना होना चाहिए? प्रेशर होना चाहिए आपका 1 स्टैंडर्ड, यानी कि जो स्टैंडर्ड प्रेशर हम पूरे फिजिक्स में कंसीडर करते रहते हैं। ये है पहली रेफरेंस पॉइंट। तो कोई भी थर्मोमीटर की स्केल हो, पहला रेफरेंस पॉइंट उसका ये रहेगा ही रहेगा। सेकंड रेफरेंस पॉइंट यहां पर हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट, जिसको दूसरे बुक्स में स्टीम पॉइंट भी कहते हैं। सो टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर बॉइल्स। ओके, या फिर वेपराइज हो जाए स्टीम में, उसको हम कहते हैं यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो अब यहाँ पे कुछ खास नहीं लग रहा है, राइट। बोलोगे ये तो पता है, ये क्या है इसमें? बट यही तो चीज है। ओके, तो बेसिकली अब 2 रेफरेंस पॉइंट्स हैं यहाँ पर। यहाँ पर कितनी रेफरेंस पॉइंट्स हैं? यहाँ पे 2 रेफरेंस पॉइंट। तो ऐसे रेफरेंस पॉइंट्स लेते लेते हर साइंटिस्ट ने अपनी मेजरमेंट की अपने स्केल के हिसाब से। जैसे आपको अगर फर्नीचर के दुकान पे भेजूं और आपको कुछ दिया नहीं गया है, तो हम कैसे करते हैं? ऐसे मेजर करना चालू करते हैं, फिर घर आके देखते हैं कि ये 2 हाथ का था, राइट। कोई ऐसा मेजर करता है, ऐसे मेजर करता है, फिर बोलता है ये मेरे मोबाइल से 2 गुना था। तो अगर आपको फ्रीडम दे दिया जाए तो हम लोग कैसे भी मेजरमेंट करते हैं। तो वो जमाने में फ्रीडम हुआ ही करता था, तो सबसे पहले डिग्री सेल्सियस यहाँ पे, यानी कि सेल्सियस स्केल। तो साइंटिस्ट ने सेल्सियस स्केल बनाई, जहां पे उसको नजर आया कि उसके स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, और उसके स्केल में बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे। ओके,
तो ये किसके स्केल में आ रहा है, ये अपने डिग्री सेल्सियस यानी कि सेल्सियस स्केल में अपने को फ्रीजिंग पॉइंट नजर आता है 0 पे, बॉइलिंग पॉइंट नजर आता है 100 पे। ओके, तो ये पर्सनल चॉइस है, इसमें मैं नहीं बोल सकता हूं कि ए तेरा 0 पे कैसे आ रहा है, ए तेरा 100 पे कैसे आ रहा है। कुछ उसने फिजिक्स लगाया है और ऐसे उसने स्केल बना दिया है जिसपे उसको ये रीडिंग्स मिल रही है, तो हमें एक्सेप्ट करनी है। उसी तरीके से दूसरा साइंटिस्ट आ गया यहाँ पे केल्विन, उसने अपनी मैथ्स लगाई, उसने अपनी फिजिक्स लगाई, उसने अपने मटेरियल्स यूज करके थर्मोमीटर बनाया जहां पे उसको फ्रीजिंग पॉइंट मिलता है 273.15 केल्विन पे। ओके, और उसको बॉइलिंग पॉइंट मिलता है 373.15 केल्विन पे। ओके, तो ये तो एकदम अलग है, 273.15, हाँ बट चलेगा। उसने केल्विन ने अपना सेटअप यूज किया, अपना अपैरेटस यूज किया, तो उसको ये रीडिंग्स मिल रही है, तो मुझे एक्सेप्ट करनी है। ओके, मुझे एक्सेप्ट करनी है। एग्जाम्पल तौर पे यहां पर हम इंडिया में बात करते हैं वेट की, ओके, केजीज में बात करते हैं हम बोलते हैं तेरा वजन कितना है 50 किलो, तेरा वजन कितना है 60 किलो। अगर आप WWE देखते रहो तो वहां पे तो अलग ही भाषा चलती है, राइट, है ना, weighing 239 pounds, he is Brock Lesnar। तो बेसिकली आप सुनो, कभी भी वेट में अनाउंसमेंट नहीं होता है, राइट। जिन लोगों का पूरा बचपन WWE सुनते हुए निकला है उनको पाउंड्स में वेट याद हो गया होगा कि ब्रॉक लेसनर का इतना है, बिग शो का इतना है। सो बेसिकली वो उनका कन्वर्जन है, वो अपना फॉलो करते हैं, हम अपना फॉलो करते हैं। तो उसी तरीके से ये हो जाते हैं यहाँ पे हमारे 2 टेम्परेचर स्केल्स। फिर तीसरा आ जाता है यहाँ पे, ये हो गया केल्विन, ये हो गया डिग्री सेल्सियस। तीसरा यहाँ पे आ जाता है हमारा फ़ारेनहाइट। ओके, थर्ड कौन सा आ जाता है, थर्ड आ जाता है फ़ारेनहाइट, जिसको 32 पे, यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे उसको फ्रीजिंग पॉइंट मिलती है और बॉइलिंग पॉइंट उसको मिलती है यहाँ पे 212 फ़ारेनहाइट पे। ठीक है, सो बेसिकली ये हो जाता है लॉजिक। अब चौथी स्केल मैंने बनाई है। ओके, अज्यूम करो बनाई है, कुछ किया नहीं है, ऐसा अज्यूम करो बनाई है, चलो। सो 0 डिग्री से समझो मेरी स्केल पे मुझे फ्रीजिंग मिल रहा है, और समझो 75 डिग्री आरजी पे मुझे यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट मिल रही है। ओके, डिग्री नहीं आएगा, सेल्सियस नहीं आएगा, आरजी आएगा यहाँ पे। ओके, सो ये स्केल्स ऐसे ऐसे मैंने बनाई है। ओके, तो अब क्या करना है, इनके बीच का इंटर कन्वर्जन फाइंड करना है। अब क्या करना है, इसके बीच का इंटर कन्वर्जन फाइंड करना है। तो पहले क्या करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, हम डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को कंपेयर करते हैं। चलो इनका प्लॉट बनाने का प्रयास करते हैं। तो कंसीडर करता हूं यहाँ पे एक बढ़िया सा ग्राफ। सो ये है मेरे पास एक ग्राफ, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है मेरी डिग्री सेल्सियस। ओके, एक्स एक्सिस पे है डिग्री सेल्सियस, वाई एक्सिस पे यहाँ पर है मेरे पास फ़ारेनहाइट। ओके, सो वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे यहाँ पर फ़ारेनहाइट। चलिए, जब डिग्री सेल्सियस मेरा 0 में है, ओके, तब फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी है, फ़ारेनहाइट की वैल्यू है 32 के बराबर। सो यहाँ पे अगर एक चीज 0 है तो दूसरी 32 है, यानी एक ऐसी पॉइंट प्लॉट करेंगे जिसका आंसर हो 0,32। तो ये हो गई मेरी 0,32 पॉइंट। सेकंड पॉइंट कौन सी, सेकंड रेफरेंस पॉइंट मेरी ये है। तो यहाँ पे अगर 100 हो रहा है तो यहाँ पे 212 हो रहा है। तो सेल्सियस को एक्स एक्सिस में 100 पे लेके जाओ, वाई एक्सिस में बहुत ऊपर लेके जाओ 212 पे। सो ये बन जाती है मेरी सेकंड रेफरेंस पॉइंट। ऑब्वियस सी बात है, हम टेम्परेचर मेजर करेंगे तो रैंडमली मैंने कोई टेम्परेचर मेजर किया जिसको नाम देता हूं टी। तो बेसिकली मेरा रैंडम टेम्परेचर कोई टी होगा जिसकी रीडिंग्स को मैं इंडिकेट करता हूं टीसी यानी कि डिग्री सेल्सियस में, टीएफ यानी फ़ारेनहाइट में। और ऐसा करते करते इनकी बस लाइंस बना देता हूं। क्या कर देता हूं, लाइंस बना देता हूं। दैट्स इट। अब यहाँ पे लगाएंगे ज्योमेट्री एंड हम कहेंगे मेरे सारे ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, जो भी 2 ट्रायंगल्स मुझे नजर आ रहे हैं, और वो सब आपको करने की जरूरत नहीं है। जस्ट मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला बनती कैसे है, नहीं तो आरजी स्केल काफी लोगों को हजम नहीं होगी। तो अगर ऐसा है तो 2021 के क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से पहले ही क्लैरिफाई कर रहा हूँ। चलिए, अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है। ओके, सो यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे टेम्परेचर लिया है, समझो टीएफ बोलो या एफ बोलो। सो यहाँ से यहाँ तक माइनस कर दूंगा एफ माइनस 32, है ना। तो मुझे यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर मुझे ये पूरा डिस्टेंस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मुझे 212 माइनस 32 करना पड़ेगा, क्योंकि यही तो लेंथ है। लेंथ कैसे पता चलता है, 2 चीजों को माइनस करो तभी आपको पता चलेगा बीच का डिस्टेंस कितना है, राइट। तो दोनों जगह मैंने वही किया है। और उसी तरीके से जैसे y एक्सिस में लेंथ किया है वैसे ही x एक्सिस में भी करेंगे। तो c माइनस 0, यहाँ पे समझो टेम्परेचर आपको मिल रहा था x एक्सिस के करस्पॉन्डिंग c। ओके, तो उसको माइनस कर दो स्टार्टिंग रेफरेंस से 0 से, सो हो जाएगा c माइनस 100। तो आपको ये लेंथ मिल जाएगी छोटी वाली। उसी तरीके से फिर बड़ी वाली लेंथ बड़े ट्रायंगल की माइनस करो, यानी कि 100 माइनस 0, तो आपको मिल जाएगी बड़े वाली की लेंथ। सो बेसिकली वही किया है मैंने, छोटे ट्रायंगल के 2 साइड्स का रेशियो लिया है, नीचे वाले 2 साइड्स का रेशियो लिया है। यही तो हम करते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स में। चलिए, सो यहां से आपकी बन जाती है फेमस फॉर्मूला, जो कि है कन्वर्जन बिटवीन द डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। आपने टेक्स्ट बुक्स में कुछ ऐसे देखा होगा, 25 100, 29 180, ऐसे करके कुछ आपने फॉर्मूला देखी होगी।
तो ऐसे करते करते बार बार आपको ग्राफ नहीं करना पड़ता, ऐसे करते करते यहाँ पे जनरल फॉर्मूला हमारी कुछ ये बन जाती है टेम्परेचर स्केल्स की। सबसे पहले उसको नोट डाउन कर दो, ठीक है। तो ये मेरी 3 स्केल्स जो सिलेबस में है उससे रिलेटेड फॉर्मूला बन गई। अब क्या करना है, अब बनानी है जनरल फॉर्मूला। सो आइए देखते हैं जनरल फॉर्मूला कैसे बनती है। सो जनरल फॉर्मूला बनाने का एक ही प्रोसेस है, जो आपको रीडिंग मिल रही है, जो भी आपको क्वेश्चन में रीडिंग गिवन है, जो भी आप रीडिंग मेजर करो, जैसे यहां पर है टीएफ, रीडिंग में से माइनस करो फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, क्या माइनस करो, फ्रीजिंग पॉइंट माइनस करो। जैसे फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट है 32 के बराबर, सो रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। अपॉन में क्या करो, अपॉन में बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, यानी दोनों एक्सट्रीम्स को माइनस करो, जैसे कि यहां पर हमने किया 212 माइनस 32, तो ये हो जाती है आपकी जनरल फॉर्मूला। और ये जो जनरल फॉर्मूला है ये सारे स्केल्स के लिए कांस्टेंट होगी, चाहे मैं टेम्परेचर स्केल बनाऊं चाहे आप टेम्परेचर स्केल बनाओ, ये वाली रीडिंग हमेशा कांस्टेंट ही होगी। ओके, तो अब मैंने इतना बता दो दिया, बट अगर कोई पहली बार सुन रहा है उसको हजम नहीं होगा, ये चीज मैं फॉर श्योर गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो चलिए करते हैं एक सम, ठीक है। तो मैंने एक स्केल बनाई है, सो फॉर आरजी स्केल जो मैंने स्केल बनाई है, मुझे मेरी स्केल पे आइस पॉइंट मिल रही है 0 डिग्री पे। ओके, सो आइस पॉइंट कहां मिल रही है, मुझे मिल रही है 0 पे। स्टीम पॉइंट कहां मिल रही है, स्टीम पॉइंट मुझे मिल रही है 75 पे, ठीक है। अब कोई मेरे बाजू में बैठा है जो डिग्री सेल्सियस में कर रहा है, तो उसको किसी चीज का टेम्परेचर मिला है 25 डिग्री सेल्सियस। अब कन्वर्ट करके बताओ कि अगर डिग्री सेल्सियस वाली स्केल में वो 25 पे वैल्यू है, तो जो टेम्परेचर स्केल मैंने बनाई है उस पे वो वैल्यू कितनी मिलेगी। ओके, सो जब भी ऐसी सिचुएशंस आए आपको यही गिवन होगा, टेम्परेचर केल्विन में होगा डिग्री में कन्वर्ट करो, डिग्री में होगा फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, फ़ारेनहाइट में होगा केल्विन में कन्वर्ट करो। तो आपको बेसिकली यही फॉर्म यहां से यूज करना है। ओके, बट 2021 में फायदा उठा लिया था, यहाँ पे एक न्यू स्केल दे दी थी न्यू स्केल दे दी, तो सब लोग कंफ्यूज हो गए थे कि ये क्या हो गया। ओके, यहां से कैसे कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं अब यहां से। सो मैं पेन उठा लूं एक बार, चलिए, उप्स कुछ बटन दब गया, ठीक है, चलिए। पेन खराब हो गई, अरे रुक जा भाई हे राम, पेन खराब हो गई मेरी, शे, अरे भाई मत कर ऐसा, निब अंदर चला गया लगता है। ओ शिट, नहीं प्लीज प्लीज 10 रुपए वाली पेन नहीं है यार ये फटका लग गया मुझे, तो बटन भी नहीं दब रहा है इसका। मम्मी मारेगी मस्ती कर रहा हूँ। सो बेसिकली इसका निब गायब हो चुका है, अंदर घुस गया है, बट रिफिल भी नहीं है, इसका रिफिल चेंज हो। ठीक है भाई, टर्मिनेट करते हैं यहाँ पे, फिर मिलते हैं कुछ देर में। चलिए, सो वापस रीस्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड अनफॉर्चुनेटली ये लाइंस भी मैं नहीं मिटा सकता हूँ, क्योंकि मेरी फेवरेट पेन की आखिरी लाइंस हैं ये। ओके, जिंदगी छोटी है सच में बहुत ही ज्यादा। चलिए वापस स्टार्ट करते हैं। तो गिवन है मेरे पास, मेरी स्केल के अंदर जो आइस पॉइंट है वो है 0 पे, मेरी स्केल के अंदर जो स्टीम पॉइंट है वो है 75 पे, और मेरा पड़ोसी डिग्री सेल्सियस को यूज कर रहा है और उसको किसी चीज का टेम्परेचर मिल रहा है 25 के बराबर। ओके, तो अब मुझे देखना है कि मेरे स्केल में वो टेम्परेचर कितना होगा। वही लॉजिक है जो जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताई थी, पीछे जो जनरल फॉर्मूला लिखी हुई है उसी फॉर्मूला का यहां पर हमें करना है इस्तेमाल। ओके, सो फॉर्मूला क्या थी, फॉर्मूला थी जितनी भी रीडिंग है माइनस करना है लोअर टेम्परेचर यानी कि आइस पॉइंट, सो टीसी माइनस 0 अपॉन में 100 माइनस 0। ओके, यानी कि अपर लिमिट माइनस में यहाँ पे लोअर लिमिट 100 माइनस 0, और वही मेरे स्केल का भी करना है, यानी टेम्परेचर आरजी जितना मेरे में टेम्परेचर मिल रहा है माइनस में लोअर रीडिंग 0 एंड वापस से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे अभी मुझे ये पता है वैल्यू, है ना, टीआरजी मुझे यहाँ से आराम से मिल जाएगा क्योंकि एक ही अननोन है। और इस इक्वेशन को अगर आप देखेंगे सॉल्व भी मैंने कर दिया, सो आंसर आ जाएगा 18.75 के बराबर। ओके, सो इसी तरीके से हमारा पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाता है समाप्त। थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया और थोड़ा सा डिस्टर्ब भी मैं हो गया मेंटली, बट ठीक है। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखनी है फॉर द जनरल स्केल्स, और ये फॉर्मूला याद रखनी है फॉर द जनरल स्केल्स, एंड ऊपर वाली फॉर्मूला याद रखनी है फॉर द 3 फेमस स्केल्स। ठीक है, नीचे वाली फॉर्मूला ज्यादा एम्फेसिस देना। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। सो आइडियल गैस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक है।
आपको ऑलरेडी पता है, केमिस्ट्री में सब चीजें हो चुकी हैं। सो जस्ट मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है, चार्ल्स लॉ कहता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। गे-लुसेक्स लॉ प्रेशर अप्लाई करता है, प्रेशर, सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब देखो ना, P भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, V भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। इक्वेशन आपको ऑलरेडी पता है कि PV एक साथ आते हैं, तो PV एक साथ कब आ सकता है? जब P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V से हो। एंड वो फाइनली बॉयल्स ने दे दिया, एंड इसको कंबाइन करते हैं तो मुझे मिल जाती है आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये तो पूरा का पूरा केमिस्ट्री से ओरिएंटेड है, इसका फिजिक्स से तो इतना वास्ता नहीं है। फाइनली डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। सो थर्मल एक्सपांशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे, इस कॉन्सेप्ट के अंदर करीबन आ जाती हैं 10 फॉर्मूलाज। ओके, कितनी फॉर्मूलाज आ जाती हैं? यहाँ पर आ जाती हैं 10 फॉर्मूलाज। 10 फॉर्मूलाज की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 10 फॉर्मूलाज में एक फॉर्मूला समझ ली, 9 फॉर्मूला खुद ही हो जाएंगी। ओके, तो जो लोग ये वीडियो दूसरी तीसरी बार देख रहे हैं, जिन्होंने मेरे पहले लेक्चर्स देखे हैं, इसको थोड़ा सा 1.5 पे रख दो। जो लोग का फर्स्ट टाइम है आराम से समझ लो। देखो, मेरे पास यहाँ पे एक रॉड है, रॉड बहुत ज्यादा पतली है, तो मैंने कंसीडर किया है एक 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मेरे पास है। अगर रॉड को मैं गर्म करूंगा तो मुझे पता है सॉलिड एक्सपांड हो जाते हैं, तो रॉड मेरी फैल जाएगी। तो मुझे वही जानना है कितना फैली। ओके, मुझे क्या जानना है? मुझे वही जानना है कितना फैली। सो बेसिकली चेंज इन लेंथ यहाँ पे प्रोपोर्शनल हो जाएगा कि ओरिजिनल लेंथ कितनी थी। समझो ओरिजिनल लेंथ है मेरी 5 मीटर, तो एक्सटेंशन होगा 1-2 सेंटीमीटर। ओरिजिनल लेंथ मेरी 5 किलोमीटर है, तो फिर एक्सटेंशन होगा 10-20 सेंटीमीटर सीधा का सीधा। सो बेसिकली यहाँ पे चेंज इन लेंथ मेरा डायरेक्टली डिपेंड करता है कि ओरिजिनल लेंथ यहाँ पे कितनी है। सेकंड फैक्टर यहाँ पर आ जाता है, आपने टेम्परेचर कितना चेंज किया है। समझो पहले रॉड मेरी 25 डिग्री पे थी, अभी आपने 26 डिग्री पे किया है, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। पहले 25 पे थी, अभी तुम 75 पे लेके गए तो बहुत ज्यादा फैल जाएगी। तो सेकंड फैक्टर हो जाता है डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी के बराबर। प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटती है जब भी कांस्टेंट आ जाता है। यहां पर भी कांस्टेंट आ जाता है जिसका नाम है अल्फा। अल्फा को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। ओके, क्या कहते हैं इसको? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। क्यों? क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ओके, क्या डिस्कस कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ओके, ठीक है। सो ये हो जाता है अल्फा का वैल्यू। अल्फा इज इक्वल टू साथ में क्या हो जाएगा? अल्फा का अगर वैल्यू फाइंड करना है तो अल्फा को यहीं रखो, बाकी सारे टर्म्स दूसरे जगह। तो ये बन जाती है यहां से आपकी इक्वेशन नंबर 2। उसी तरीके से डेल्टा एल का मतलब होता है चेंज। चेंज का मतलब फिजिक्स में होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये हो जाएगा फाइनल, ये हो जाएगा इनिशियल। सो फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू दिस थिंग। L0 को वहां भेजो, L0 कॉमन निकालो, ये बन जाएगी आपकी तीसरी इक्वेशन। तो लीनियर एक्सपांशन के अंदर हमारे पास 3 इक्वेशन है। लीनियर एक्सपांशन का मतलब 1 डायमेंशन, एरियल एक्सपांशन का मतलब 2 डायमेंशन, वॉल्यूम एक्सपांशन का मतलब 3 डायमेंशन। तो उसी तरीके से सेम लॉजिक से आपकी सारी इक्वेशंस निकलेंगी एरियल एक्सपांशन की, यानी कि 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की। ओके, सेम इक्वेशन है, सिर्फ अल्फा की जगह बीटा आ जाएगा। बीटा का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। सब प्रोसेस एकदम सेम। बीटा को यहां रखो, ये इक्वेशन मिलेगी। डेल्टा ए की जगह पुट करो, a माइनस a0, ये इक्वेशन मिलेगी। ओके, सेम प्रोसेस वापस से क्यूबिकल एक्सपांशन यानी कि वॉल्यूम एक्सपांशन के लिए वापस से सेम प्रोसेस फॉर द 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। सो अगर आपने एक ये समझ लिया यहां से पहला वाला, ओके, तो बस फिर तो कुछ मैटर ही नहीं है। 9 फॉर्मूलाज आपकी यहीं पे हो जाती है। अब इसके बाद आ जाए तीनों के बीच का कन्वर्जन। सो कन्वर्जन की फॉर्मूला है, अगर आपको अल्फा दिया है बीटा फाइंड करना है, गामा दिया है अल्फा फाइंड करना है, सो कन्वर्जन आ जाता है आपका। पहले तो लिख दो अल्फा बीटा गामा। ओके, तीनों को इक्वल कर दो। इक्वल तो हो नहीं सकते क्योंकि डायमेंशंस में फर्क है, तो जिसका जैसा जैसा डायमेंशन है उससे उसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर यहां से आ जाएगा। सो ये है इनकी रिलेशनशिप की 10वीं फॉर्मूला। सो 3 ये फॉर्मूलाज येलो बॉक्स की, 3 ये फॉर्मूलाज एंड 3 ये फॉर्मूलाज, एंड फाइनली आपकी 10वीं फॉर्मूला ये है। यहां पर आपका थर्मल एक्सपांशन का पार्ट समाप्त होता है। छोटा सा पार्ट है, इजी पार्ट है। यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चंस कैसे आते हैं? यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, आपको डेंसिटी में चेंज गिवन होता है। ओके, डेंसिटी में चेंज गिवन होता है, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे बाप रे डेंसिटी तो कहीं आया ही नहीं। डेंसिटी किधर भी नहीं था, यहाँ तो एरिया थी, यहाँ तो लेंथ था, यहाँ पे वॉल्यूम था। चलिए यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। डेंसिटी इज इक्वल टू फिजिक्स में हो जाता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर। अगर मैं एरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करूं तो मुझे मिलेगा डेल्टा डी बाई डी इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम। ओके, प्लस मिल जाएगा यहाँ से डेल्टा वी बाई वी के बराबर। राइट, एरर फॉर्मूला से तो मुझे ये चीज यहाँ पे मिलती है। अगर मास कांस्टेंट है, फिजिक्स में ना मास कांस्टेंट ही रहता है, आप इस चीज पे गौर फरमाओ। मास देखो, फिजिक्स में रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर की भी बात करो, मास हर जगह से कट कर दिया है। देखो
रोटेशनल डायनामिक्स की जितनी भी डेरिवेशन है मास सब में से कट है। तो फिजिक्स में मास को हम ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, राइट, मास को प्रेफर नहीं करते हैं, मास हमेशा कांस्टेंट रख देते हैं। सो बेसिकली आपने सुना होगा ना, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। आप चांद पे चले जाओ, अर्थ पे रहो, जहां जाना है जाओ, मास कांस्टेंट है तो उसमें चेंज भी नहीं होता है। सो जो लॉजिक आपका डेल्टा डी बाई डी पे लगेगा वही सेम लॉजिक आपका लग जाएगा डेल्टा वी बाई वी पे। ओके, तो यही फॉर्मूला जो आपकी वॉल्यूम एक्सपांशन की है, तीनों की तीनों फॉर्मूलाज आपकी डेंसिटी के लिए भी लागू हो जाएंगी। इसी को मैं लिख सकता हूं डेल्टा डेंसिटी अपॉन में ओरिजिनल डेंसिटी टाइम्स ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो ये भी तीसरा पार्ट आपका यहां से आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट क्लास 10th का है, परफेक्ट 10th में आपको था, बट एक बार समझने का प्रयास करते हैं। मेरे पास लकड़ी है, लकड़ी को मैंने गर्म किया 10 मिनट के लिए। ओके, मेरे पास आयरन है, आयरन को भी मैंने गर्म किया यहाँ पे 10 मिनट के लिए। दोनों को यहाँ पे गर्म किया 10 मिनट के बाद। अगर 10 मिनट के बाद देखूंगा लकड़ी राख बन चुकी होगी, आयरन वैसे का वैसा रहेगा, सिर्फ गर्म हो गया रहेगा, है ना। 10 मिनट के बाद लकड़ी राख एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, लकड़ी एकदम जल चुकी होगी, आयरन यहाँ पे तब भी एग्जिस्ट करेगा। इसका एक ही मतलब हो जाता है कि हर चीज की खुद की हो जाती है हीट कैपेसिटी। ओके, हर चीज की क्या हो जाती है, हर चीज की खुद की हो जाती है यहाँ पे हीट कैपेसिटी। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाता है हीट कैपेसिटी का। चलिए, सो हीट कैपेसिटी की फॉर्मूला क्या है, हीट कैपेसिटी की यहाँ पर बेसिक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को याद कैसे करना है मैं बताता हूँ। याद करो 10th के वे में, 10th में आपको फॉर्मूला होती थी Q इज इक्वल टू दी MS डेल्टा T के बराबर। ओके, चलिए, तुम्हारे घर पे 1 कप चाय रखनी है, हीट कम देनी पड़ेगी। 10 कप चाय रखनी है, हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। जितना मास ज्यादा होगा उतनी हीट भी ज्यादा देनी पड़ेगी। 25 डिग्री से तुमको 27 डिग्री पे टेम्परेचर लेके जाना है और 25 डिग्री से तुमको टेम्परेचर 40 डिग्री पे लेके जाना है। जितना डेल्टा टी बड़ा होगा उतनी हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। सो जितना डेल्टा टी ज्यादा उतना क्यू भी ज्यादा। एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसकी ज्यादा, उसको तुम हीट ज्यादा देते रहोगे बट उसमें टेम्परेचर चेंज थोड़ा ही आएगा। जैसे लकड़ी में कैपेसिटी थी ही नहीं, 10 मिनट में वो टेम्परेचर उसका इतना पार हो गया कि जल गई। जबकि आयरन में कैपेसिटी है तो आयरन का टेम्परेचर धीरे धीरे चेंज होता है। ओके, धीरे धीरे चीजें, मैं आपको इसका ग्राफ भी बता देता हूँ। ओके, ये वाला ग्राफ हो जाएगा आपका वुड के लिए। ओके, वुड के लिए ये वाला ग्राफ हो जाएगा आपका आयरन के लिए। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका बेसिकली टेम्परेचर है। आप एक ही समय पे प्लॉट करो पैरेलल लाइंस बना के, आपको नजर आ जाएगा कि यहाँ पे कितनी देर लगी उस टेम्परेचर में पहुंचने में, आयरन को कितनी देर लगी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहुंचने के लिए, और वुड कितना जल्दी पहुंच गया, कितने कम समय में वुड आपका पहुंच गया। ओके, तो ऐसे MHT CET में ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो याद रखना, जिसका यहाँ पे टाइम ज्यादा लग रहा है उसी टेम्परेचर पहुंचने में उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा समय लग रहा है तुमको गर्म करने में, है ना। तो ये लॉजिक यहाँ पे आपका लग जाता है। चलिए, सो Q इज इक्वल टू दी MS डेल्टा T के बराबर। सो बेसिकली S इज इक्वल टू दी क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू दी कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब यहां से कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, समझता ही नहीं है सर M क्या है। सो M का मतलब है मास, सीधी बात, M का मतलब है मास, इस वजह से यहाँ पे यूनिट्स लिखे हैं। डेल्टा Q का यूनिट जूल, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, मास का यूनिट kg। सो ये है आपका मास। अब जैसे ये सब चीजें करते हैं ना तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं ऐसा कैसा तुमने मास ले लिया, क्योंकि थर्मल प्रॉपर्टीज केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। केमिस्ट्री में लिया जाता है मोल्स, तो फिर यहाँ पर अपने को रिप्लेस करना पड़ता है, मास को रिप्लेस करना पड़ता है नंबर ऑफ मोल्स से। तो यहाँ पे अगर आपने मास को रिप्लेस किया नंबर ऑफ मोल्स से तो इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ना कह के, ओके, एट प्रेजेंट इसका नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ना कह के इसको हम कहते हैं मोलार स्पेसिफिक हीट। ओके, क्या कहते हैं, मोलार स्पेसिफिक हीट, क्योंकि अब आपका सब काम हो रहा है मोल्स के लिए। ओके, मेरी पूरी हैंडराइटिंग खराब हो चुकी है, ओके, बिकॉज ऑफ द न्यू पेन। सो बेसिकली एडजस्ट कर लेना, मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है बट है ना, बट अभी बहुत ज्यादा खराब लग रही है मुझे। ठीक है, फिर भी आधे स्टूडेंट से तो अच्छी है ना, अंडरस्टैंडेबल है बट मजा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे C इज इक्वल टू डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे मास की जगह सिर्फ आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। कुछ बुक्स में इसको म्यू बोलते हैं, कुछ बुक्स में इसको N बोलते हैं। यूनिट्स की बात करें, सिमिलर यूनिट्स J मोल अपॉन में केल्विन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। गैस के जितने भी प्रोसेस होते हैं, सो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, गैस के प्रोसेस कभी भी दो चीजों पे होते हैं, या तो प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है या तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जाता है। गैस के अंदर 3 ही वेरिएबल चीजें आती हैं, PV इज इक्वल टू दी NRT।
आर हमेशा कांस्टेंट है, एन तुम्हारे हाथ में है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर को तुम कांस्टेंट कर नहीं सकते। टेम्परेचर को तुमने कांस्टेंट किया, ऑक्सीजन ही निकल जाएगा गैस में से। काइनेटिक थ्योरी में आपने देखा होगा VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी। तुमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी। प्रोसेसेस में मजा आना कम हो जाएगा। तो इस वजह से ये टर्म को कभी हम कांस्टेंट नहीं करते हैं, हम इंस्टेड प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं या तो वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं। ओके, सो गैस इज इक्वल्स टू डी यहाँ पे क्या मिलता है, गैस इज इक्वल्स टू डी। गैस के प्रोसेस दो होते हैं, एक होता है कांस्टेंट प्रेशर पे, एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो यही जो टर्म्स हैं, ओके, जो एस और वी टर्म्स हैं, इसको हम इंडिकेट करते हैं एसपी और एसपी, एसपी सीपी और एसवी सीवी। ओके, सो इंडिकेट बस ऐसे करते हैं। मुझे बताओ क्या इनकी कोई अलग से फॉर्मूला है क्या? कम ऑन, इनकी अलग से फॉर्मूला है क्या? ना 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 ना, फॉर्मूला यही है। ओके, फॉर्मूला यही है, बट अगर मैंने आपको एसपी दे दिया तो आपको समझ जाना है थर्मोडायनामिकली प्रेशर कांस्टेंट है। ओके, मैंने आपको सीपी दे दिया, आपको समझ जाना है कि एक मोल के लिए ये प्रोसेस हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए ये प्रोसेस हो रहा है। ओके, तो ये आपको समझ जाना है, यहाँ पे यूनिट मास के लिए हो रहा है या एक मोल के लिए हो रहा है, यूनिट मास के लिए हो रहा है या एक मोल के लिए हो रहा है। सो ये प्रोसेस आपको समझना है, इसकी कोई फॉर्मूला अलग से नहीं है। देखो एसपी में अगर मैं यहाँ पे मास 1 कर दूं तो बेसिकली क्या बचेगा, एसपी इज इक्वल टू बच जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन में टी के बराबर, है ना। क्या बचेगा यहाँ से, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी के बराबर। और कैलोरीज यहाँ पे अगर मोल्स 1 कर दूं तो ये बचेगा सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी के बराबर। तो अगर मुझे ये हो रहा है यूनिट मास के लिए, ओके, ये हो रहा है 1 मोल के लिए, तो अगर मुझे दोनों के बीच में कन्वर्जन चाहिए तो यहां पर कॉन्सेप्ट आ जाता है मॉलिक्यूलर वेट का। एग्जाम्पल तौर पे एक चॉकलेट अगर मैं कहूं 2 रुपए का है, ओके, एक चॉकलेट कहूं 2 रुपए का, तो फिर जितने भी चॉकलेट चाहिए आप पता कर सकते हो ना, 10 चॉकलेट 20 चॉकलेट सब पता कर सकते हो। तो एसपी क्या है, एसपी यूनिट मास के लिए स्पेसिफिक हीट है, यूनिट मास। ओके, 1 kg मास बोलो, 1 ग्राम मास बोलो, जो भी यूनिट सिस्टम में आप काम करना चाहते हो उसको वैल्यू 1 ले लो। तो एसपी हमारा वो है। मल्टीप्लाई कर दूं मॉलिक्यूलर वेट से तो इवेंचुअली मिल जाता है नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स में जो डील करता है वो हो जाता है सीपी। तो अगर आपको इनके बीच का इंटर कन्वर्जन चाहिए तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट से। ओके, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको मॉलिक्यूलर वेट से। ओके, चलिए फाइनली आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल भी क्लास 10th में है। प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा सरल है, सीधी बात करता है कि जितना इंसान ने यहाँ पे मेहनत किया है उतना ही फल मिलेगा, या जितना जिसको सुख मिला है। आजकल व्हाट्सएप की स्टोरीज देखता हूँ, ऐसा लगता है कुछ लोगों ने कभी खुशी ही नहीं देखी दुनिया में। ओके, ऐसा कुछ भी कोट लिखा होता है, नीचे लिखा होता है भगवद गीता, कुछ भी कोट होगा रैंडम नीचे लिखा होगा भगवद गीता। तो बेसिकली वो ऐसा खुद के थॉट्स को मैच करने के लिए वो करते हैं, कि खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। देखो गीता में भी ऐसा लिखा है ऐसा, बट कुछ होता ही नहीं है गीता से, उसको कुछ वास्ता भी नहीं होता है। तो बेसिकली इसी का दूसरा मतलब ये, जिसने जितना सुख पाया है वो उतना दुख भी पाएगा। सो बेसिकली वही, जितना हीट लॉस हुआ है, किसी से अगर हीट लॉस हुआ है किसी को हीट गेन भी होगा। एग्जाम्पल तौर पे मैंने 10 रुपए खर्च किए, मेरे 10 रुपए गए, दुकानदार को 10 रुपए मिले, मेरा लॉस उसका गेन, या उसका गेन मेरा लॉस, जैसा भी आप समझो। चलिए, सो हीट लॉस इज इक्वल टू दी हीट गेन। सो अगर समझो मेरे पास यहाँ पे एक अपैरेटस पड़ा है, इंसुलेटेड सेटअप पड़ा है। इंसुलेटेड का मतलब तो थर्मोडायनामिक्स में आपको पता ही है कि कोई भी चीज ट्रांसफर नहीं हो पाए। और अगर इसमें मैं गरम पानी डाल दूं, ओके, गरम पानी डाल दूं इसके अंदर, ओके, ये है मेरा स्टिरर का मतलब होता है चमचा मिक्स करने का, स्पून बोलते हैं उसको हिंदी में। स्टिरर यहाँ पे थोड़ा पॉश लगता है बोलने में, तो स्टिरर बोलते हैं, है वही चमचा। और ये है आपका यहाँ पे थर्मोमीटर। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर लॉजिक क्या लग जाता है आपका, गर्म पानी आपने यहाँ पे डाल दिया, अब गर्म पानी आपने मिक्स कर दिया है नॉर्मल वाटर के साथ, क्या हो जाएगा, गर्म पानी नहीं, आपने कुछ केमिकल डाल दिया, गर्म केमिकल। ओके, सो हीट लॉस हो जाएगी बाय केमिकल। ओके, हीट किससे लॉस हो जाएगी, हीट लॉस यहाँ पे हो जाएगा बाय केमिकल। और जितना हीट लॉस हुआ केमिकल से उतना ही हीट गेन होगा बाय थर्मोमीटर। ओके, उतना ही हीट गेन क्या होगा, उतना ही हीट गेन हो जाएगा यहाँ पे बाय थर्मोमीटर नहीं, सॉरी, हीट गेन हो जाएगा बाय वाटर एंड स्टिरर। ओके, वाटर और स्टिरर उतना ही हीट यहाँ पे गेन कर देंगे। सो बेसिकली अगर पानी आपका 40 डिग्री पे था और केमिकल आपका 60 डिग्री पे है, तो हो सकता है इक्विलिब्रियम बन जाए 50 डिग्री पे, 10 डिग्री वो लूज करे, 10 डिग्री ये गेन करे। ओके, सो दैट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलोरीमेट्री। और हीट का यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हीट का यहाँ पे यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, m1s1 डेल्टा टी इज इक्वल टू दी m2s2 डेल्टा टी। ओके, सो ऐसा यहाँ पे डेरिवेशन है बड़ा सा, बट ठीक है, सम्स में उसका इतना यूज नहीं आता है।
फाइनली डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब हो जाता है छुपी हुई हीट। ओके, लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है? छुपी हुई हीट। ओके, सो दो प्रकार की लेटेंट हीट होती है। देखो, जिंदगी का नियम है, अगर मैं यहाँ पे हीट देते जा रहा हूं समय के साथ, ओके, समय के साथ अगर मैं हीट देते जा रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ते जाना चाहिए, राइट, है ना। समय के साथ हीट देते जा रहा हूं, टेम्परेचर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर यहां से बढ़ते जाना चाहिए। बट एक समय ऐसा आता है मैं हीट तो देते जा रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है हीट में देते जा रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ नहीं। एग्जाम्पल तौर पे हम कंसीडर करते हैं फिजिक्स में कि ये अगर मेरा कबर्ड है और इसको यहां से मैं धक्का दे रहा हूं, 1 न्यूटन का फोर्स डाला, कबर्ड हिलता ही नहीं है। 2 न्यूटन का फोर्स डाला, कबर्ड हिल ही नहीं रहा है। 3 न्यूटन का फोर्स डाला, कुछ भी फर्क नहीं है। 5 न्यूटन का फोर्स डाला, कुछ भी फर्क नहीं है। तो मुझे बताइए 5 न्यूटन का फोर्स कहां गया? क्योंकि फिजिक्स में हम नहीं कहते हैं कि फोर्सेस हमारे वेस्ट हो रहे हैं, राइट। सो 5 न्यूटन का फोर्स आखिर में गया कहां? तो वहां पर फिर कॉन्सेप्ट आ जाता है फ्रिक्शन का। तो हम बोलते हैं कि फ्रिक्शन लग रहा होगा इसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। उसी तरीके से मेरा आपसे सवाल है, हीट तो मैं दे रहा हूं, टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है? सो बेसिकली इसी हीट को हम कहते हैं, यहां से यहां तक जो सेक्शन ऑफ हीट है, इसी को हम कहते हैं यहाँ पे लेटेंट हीट। क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं यहाँ पे लेटेंट हीट। सो लेटेंट हीट दो प्रकार की होती है। समझो मेरे पास यहाँ पे लिक्विड्स हैं, ओके, मेरे पास यहाँ पे लिक्विड्स हैं और 100 डिग्री सेल्सियस पे मेरे पास लिक्विड भी रहती है और 100 डिग्री सेल्सियस पे मेरे पास गैस भी रहती है। दोनों स्टेट्स को एग्जिस्ट करती है, राइट, है ना। तो लिक्विड्स की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अलग हैं, गैसेस के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एकदम अलग हैं। सो बेसिकली यहाँ पर लॉजिक का कैसा लग जाता है? आपका लॉजिक यहाँ पे लग जाता है कि लिक्विड से गैस यानी फेस चेंज होता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे फेस चेंज होता है। ओके, बॉन्ड्स टूट रही हैं। ओके, बॉन्ड्स क्या हो रही हैं? बॉन्ड्स यहाँ पे टूट रही हैं। बॉन्ड्स क्या हो रही हैं? टूट रही हैं। यहाँ पे ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड्स हो रहा है, इस वजह से वो हीट वहां पे जा रही है और टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। और एक समय बाद वापस से टेम्परेचर बढ़ना यहाँ से स्टार्ट भी वापस हो जाता है। ओके, सो ये हो, इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसी तरीके से कॉन्सेप्ट आ जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, जहां पे हमें लिक्विड से सॉलिड में यहाँ पे चीजों को कन्वर्ट करना पड़ता है। वहां पर भी हमको अलग प्रकार की हीट लगती है जो बॉन्ड्स को अलग वे में कन्वर्ट करने के काम आती है। उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, सो ये हो जाता है लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट। लेटेंट हीट की सिलेबस में एक ही फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू दी m टाइम्स ऑफ L। ठीक है, L है लेटेंट हीट जितनी देनी पड़ी, M है जितने मास को हीट देनी पड़ी। सो Q इज इक्वल टू दी ml बन जाती है यहाँ पे हमारी फॉर्मूला। सो डिस्कस करते हैं प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर। तो जैसा बचपन में आपने पढ़ा था सेम वैसे ही यहाँ पे 3 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, तीसरा प्रोसेस है रेडिएशन। कंडक्शन में एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स नहीं होता है। कंडक्शन का मैं आपको वही महाराष्ट्र बोर्ड का स्कूल का क्वेश्चन ही देता हूं वापस से। समझो ये आपके पास एक स्पून है, स्पून को आप यहां से गर्म कर रहे हो, तो गर्म करने पे क्या होता है? सॉलिड के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं। बिकॉज ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं तो वाइब्रेशंस की वजह से हीट ट्रांसफर होता है, बट पार्टिकल्स खुद का जगह नहीं छोड़ते हैं, वाइब्रेट SHM करते हैं बट वहीं पे आ जाते हैं। सो ये प्रोसेस हो जाता है हमारा कंडक्शन का। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट जिसमें नहीं होता है, बिकॉज एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो उसको कहीं ना कहीं रेडिएशन और दूसरे प्रोसेसेस के प्रकार कंपैरिजन में स्लो भी कहा जाता है। कन्वेक्शन का मतलब होता है एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ओके, कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है? एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को बॉयल करो, देखो जंप देता है पानी, यहां से वहां, इधर से उधर, ऐसा वैसा जंप देता है पानी। सो बॉइलिंग ऑफ वाटर एक प्रॉपर एग्जांपल है आपके कन्वेक्शन का। एंड रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का निकलना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड वो तो सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस फिजिक्स में माना जाता है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिएशन। इन तीनों में से कंडक्शन के ऊपर हमारे पास भर भर के सम्स हैं, भर भर के फॉर्मूलाज हैं। रेडिएशन तो पूरी जनरल फिजिक्स आपकी है ही है, रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ड्यूअल नेचर, सब उसी से वास्ता रखता है। कन्वेक्शन के ऊपर यहाँ से थ्योरी क्वेश्चंस बन सकते हैं। एग्जाम्पल तौर पे कन्वेक्शन होता क्या है, थोड़े से और हम थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं। समझो यहाँ पे मैंने दिया जलाया है। ओके, तो जब मैं दिया जलाता हूं तो क्या होता है? यहाँ पे गरम गरम मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? मॉलिक्यूल्स यहाँ पे गरम हो जाते हैं। सो मॉलिक्यूल्स गरम हो गए तो KTG कहता है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, VRMS वेलोसिटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब हो जाता है इनके पास एनर्जी भी आ जाएगा, वेलोसिटी भी आ जाएगा, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से भाग जाएंगे। मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? मॉलिक्यूल्स यहाँ से भाग जाएंगे। ओके,
अब ये गर्म मॉलिक्यूल्स दूर चले गए तो क्या हो जाएगा, ठंडे मॉलिक्यूल्स ऑटोमेटिकली नजदीक आ जाएंगे। कैसे धमाल में होता है, 4 लोग रुके हैं यहाँ पे, है ना, 4 लोग रुके हैं, ओके 3 खुद ही पीछे चले गए तो आगे कौन बचेगा, आगे वो खुद ही सोचता है कि अरे मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ, सो ऑब्वियसली कोल्डर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बचेंगे। अब इसी में से क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो ग्रेविटी पे निर्भर करता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप सीधा टिक कर देना कन्वेक्शन। सी ग्रेविटी पे यहाँ पे मतलब हो जाता है जो लाइट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो गर्म होते हैं मॉलिक्यूल्स, वो जनरली लाइट हो जाते हैं। ओके, बेसिक साइंस के इसके रीजंस हैं। गर्म मॉलिक्यूल्स जनरली लाइट हो जाते हैं तो वो ऊपर चले जाते हैं। डेंसर मॉलिक्यूल्स, जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो डेंसर होते हैं और वो नीचे अटक जाते हैं। सो ये ग्रेविटी से कहीं ना कहीं इसका वास्ता है। बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। कंडक्टिविटी की फॉर्मूला क्या है हमारे पास। सो थर्मल कंडक्टिविटी की बढ़िया सी फॉर्मूला यहाँ पे है। अगर मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, रॉड का यहाँ पर टेम्परेचर है T1, यहाँ पर टेम्परेचर है T2। हमें पता है फिजिक्स में हीट बहती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, तो इसको नाम दे देते हैं T1, इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे T2। सो T1 यहाँ पे एक नाम है, T2 यहाँ पे दूसरा नाम है। ये है आपका यहाँ पे हायर टेम्परेचर, ठीक है, ये है आपका दूसरा यहाँ पे लोअर टेम्परेचर। सो हायर टेम्परेचर भी आपके पास है, लोअर टेम्परेचर भी आपके पास है। अब देखना है हीट कैसे प्रोपोर्शनल होगी। सबसे पहली बात वही लॉजिक, चाय 10 कप रखना है, चाय 1 कप रखना है। 10 कप चाय रखोगे, कंटेनर बड़ा लेना पड़ेगा, हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। सो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। समय 10 मिनट सिलेंडर चालू रखोगे, भाई 10 मिनट जितना गैस निकल जाएगा। 2 मिनट सिलेंडर चालू रखोगे, थोड़ा सा ही गैस निकलेगा। सो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के बराबर। आपको चेंज लाना कितना है, आपको 100 डिग्री से 50 डिग्री पे लेकर जाना है, या 50 डिग्री से 100 पे लेके जाना है किसी को, या 26 डिग्री से 25 पे लेके जाना है। तो जितना टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ा उतनी हीट भी ज्यादा देनी पड़ेगी। सो Q यहाँ पे हो जाता है प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T के बराबर, राइट। जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा उतना हीट आपको ज्यादा देना पड़ेगा। एंड फाइनली आ जाता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट का लॉजिक यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, उसके लिए आपको स्टेडी स्टेट और उस सब में जाना पड़ेगा, बट उसमें हम नहीं घुसे तो अच्छा रहेगा। तो ये वाला जो टर्म है इसको हम कहते हैं यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके, क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं बेसिकली टेम्परेचर ग्रेडियंट। आइए समझाने का प्रयास करता हूं। आपके सामने मैंने पार्ले जी रखा है, तो पार्ले जी को क्या कहेंगे, पार्ले जी को हम कहेंगे बिस्किट है, राइट। पार्ले जी को क्या कहेंगे, पार्ले जी को कहेंगे हम बिस्किट है। पर अगर कोई बाहर से आया है, किसी को थोड़ा सा अलग प्रूफ करना है, ओके, कोई अलग से जगह से आया, कोई एकदम हैवी लेवल का लग रहा है, वो बोलेगा इट्स अ कुकी, है ना, इट्स अ कुकी, गिव मी सम कुकी। ओके, है क्या है अपना पार्ले जी, बिस्किट। ओके, बिस्किट भी ना लिख के मैं उसको बिस्किट लिखूंगा, जैसा हमारा प्रोनाउंसिएशन है, ये क्या एक बिस्किट है है ना आसान भाषा में बोलूं तो। बट दूसरे लोग क्या बोलेंगे जो कहीं बाहर से हैं, बोलेंगे गिव मी अ कुकी। उनके लिए कुकी का मतलब ही वो हो जाता है। तो उसी तरीके से अगर मैं डेरिवेटिव कहूं, मैं बोलूं डेरिवेटिव, आपको सीधा लगेगा, बोलो किसका डेरिवेटिव निकालना है ना। डेरिवेटिव कहूं, सीधा आप बोलोगे डेरिवेटिव, चलो d/dt निकालते हैं किसी चीज का। तो डेरिवेटिव का इंट्यूशन ही कहा जाता है कि डिवाइड होगा समय से। बट यहां पर लॉजिक कैसा लगता है, यहां पर अपने को लेना है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, यहां पे लेंथ के टर्म्स में मुझे डेरिवेटिव लेना है, और जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है उसको हम कहते हैं बेसिकली ग्रेडियंट। ओके, क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं ग्रेडियंट। आपने 3 बार पहले ही पढ़ लिया है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में आ जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट dv/dx के बराबर, जहां पर वेलोसिटी बदल रही है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। पोटेंशियोमीटर में आता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ओके, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ जो कि हो जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसी तरीके से यहाँ पर आ जाता है टेम्परेचर ग्रेडियंट, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो आ जाता है कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट के को हम कहते हैं यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, इसी कांस्टेंट के को क्या कहते हैं, इसी कांस्टेंट के को हम यहाँ पे कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, क्या बोलते हैं इसी को हम कहते हैं यहाँ पे हम थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, सो ये हो जाती है हमारी यहाँ पे कंडक्शन की बेसिक सी फॉर्मूला। टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया। कई बार यहाँ पर भी आपको बोलते हैं रेट ऑफ हीट। ओके, रेट ऑफ हीट। सो रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब तो वही डिवाइड में समय आएगा ही आएगा। ओके, डिवाइड में समय आएगा, उसको ही रेट कह सकते हैं। तो टाइम के टर्म को यहाँ भेज दो तो उसको हम रेट भी कहते हैं। और उसके लिए फिजिक्स में एक दूसरा टर्म है जिसको कहा जाता है कंडक्शन रेट। ओके, क्या कहा जाता है, कंडक्शन रेट, और उसको इंडिकेट किया जाता है P से। तो कई बार हो सकता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आपको P गिवन हो, P का वैल्यू इतना है, P = 5 जूल्स। लिख के दे रहा हूं, आधा महाराष्ट्र छोड़ के आएगा क्योंकि P मतलब सोचेंगे कि P कहां से आया भाई, क्या है P, क्या होता है है ना। तो बेसिकली ये लॉजिक यहाँ पर लग जाते हैं।
पी कोई टर्म देखा ही नहीं है हमने ज्यादा, प्रेशर और वो सब को छोड़ दो। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में पी प्रेशर के अलावा क्या हो सकता है, राइट? तो हमको लगा प्रिंटिंग मिस्टेक है सर, पास्कल आना चाहिए, इधर जूल दे दिया है, बट पी का मतलब हो जाता है यहाँ पे कंडक्शन रेट, जो कि हो जाता है Q/T के बराबर। क्या हो जाता है यहाँ पे? Q/T के बराबर। और यही पी कंडक्शन रेट आपका, वही फॉर्मूला एकदम सिमिलर है, बट इसको हम इंडिकेट करते हैं कंडक्शन रेट के नाम से। उसी के साथ एक क्वांटिटी आ जाती है जिसका नाम है थर्मल रेजिस्टेंस। ओके, थर्मल रेजिस्टेंस। अब थर्मल रेजिस्टेंस का अलग से एक डेरिवेशन है, पूरा अलग पार्ट है डेरिवेशन, जो कि थोड़ा सा अलग और अजीब सा लगता है, बट है वही चीज थर्मल रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है बट थर्मल वे में। ओके, वही है ऑपोजिशन, एक मटीरियल कितना हीट को ऑफर कर सकता है। सो थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहां से हो जाता है x/में Ka के बराबर। थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है x/ में यहाँ पे Ka के बराबर। अब ये आपको थोड़ा सा लग सकता है कि रट्टा मारना पड़ रहा है, बट इसका डेरिवेशन अगर मैंने कराया रास्ता भटक जाएंगे। ओके, है सिंपल, बहुत सिंपल है, यहीं से इसका डेरिवेशन भी हो जाता है। ओके, तो बेसिकली सिंपल है, बट अगर आप याद कर सको तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ओके, यही टर्म्स को बस इन्वर्ट करना है। देखो ना, थर्मल रेजिस्टेंस है तो टेम्परेचर भी आएगा, राइट? टेम्परेचर भी आएगा यहाँ पे। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इन टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। ओके, और मैं थोड़ा सा वे बता देता हूँ। देखो, कंडक्शन का मतलब क्या होता है? कंडक्शन का मतलब होता है कितना कंडक्ट कर सक रही है कोई चीज, है ना? रेजिस्टेंस का मतलब उल्टा, तो बस रेसिप्रोकल ले लिया, वो लॉजिक है। और टेम्परेचर तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, टेम्परेचर ही तो हमको देखना है कि थर्मल कितना है, तो समझो टेम्परेचर का वैल्यू 1 ले लिया, ऐसा ले सकते हो, वही रेसिप्रोकल बस इसका यहाँ पे लिया है। तो शॉर्ट में मैंने बता दिया, बट ठीक है। चलिए, फाइनली द लास्ट टॉपिक जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अगर एग्जाम में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग खुद से आ जाता है तो बहुत 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 अच्छी बात है। ओके, क्योंकि इसके सम्स बहुत सिंपल होते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत लग जाता है, बट स्टिल सम्स तो इजी ही रहते हैं। सो टेम्परेचर, समय के साथ टेम्परेचर क्या होगा? समय के साथ टेम्परेचर कम होते जाता है, राइट? सो dt/dt, ये है T टेम्परेचर का, ये है T यहां से समय का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। यानी टेम्परेचर डिफरेंस अगर ज्यादा तो समय भी ज्यादा लगेगा। चाय बहुत गर्म है चाय यहाँ पे। ओके, सराउंड, ये T0 होता है सराउंडिंग का टेम्परेचर। T0 क्या होता है? T0 होता है सराउंडिंग का टेम्परेचर। सराउंडिंग का टेम्परेचर और चाय का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो गर्म होने में भी, ठंडा होने में भी उसको ज्यादा समय लगेगा। चाय आपने किया ही थोड़ा गर्म किया, तो ये कम है डिफरेंस, तो ये भी टर्म यहां से कम हो जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हती आता है वापस से कांस्टेंट, इसको C भी कहते हैं। इसी कांस्टेंट को कई बुक्स में K के नाम से भी रेफर किया जाता है, बट क्योंकि K ऑलरेडी मैं पीछे ले चुका हूं तो उस वजह से यहां पर मैंने C यूज किया है। दैट्स इट। बाकी इसका जो मजा है, इसका मजा सम्स में आता है। तो सम्स में ना इसका थोड़ा सा अलग अलग मतलब निकल जाता है, तो मैं अभी वो मतलब बता देता हूं, बट फील अभी कुछ भी नहीं होगा, वो सम्स में ही होगा। सो dt का मतलब यहां पे हम लेते हैं चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को हम माइनस करते हैं। dt, स्मॉल वाले dt का मतलब लेते हैं समय कितना लगा प्रोसेस को, तो अगेन उसको माइनस करते हैं। c हो जाता है कांस्टेंट, ये वाला t हम लेते हैं यूजुअली मीन टेम्परेचर। क्या लेते हैं? इसको हम लेते हैं मीन टेम्परेचर, ये सम्स के समय समझेगा। एंड T0 हो जाता है टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास दो ग्राफ्स हैं। पहला ग्राफ है T वर्सेस T का, समय वर्सेस टेम्परेचर का। बोलो, जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा टेम्परेचर क्या होगा? ऐसी कौन सी दुनिया की चीज है जो खुद गर्म हो जाती है? कि चाय रखी है ऐसा, वाओ खुद गर्म हो गई, 6 से 7 बजे खुद ही गर्म हो गए ऐसे, ना। तो जैसे समय बढ़ेगा टेम्परेचर तो यहाँ पे घटेगा ही घटेगा। और एज वेल एज अगर dt/dt और इसका रिलेशन देखें तो अभी हमने देखा फर्स्ट लॉ कहता ही तो ये है, ΔT/T इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T माइनस T0, और यही तो है आपका चेंज इन टेम्परेचर, राइट? है ना? सो बेसिकली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर ग्राफ भी आपका ऊपर की तरफ मिल जाता है। So that was all for the theoretical part for the thermal properties of matter। मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो अच्छा, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं है तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए, हो जाते हैं सम्स इसी के आधार पे। सिर्फ क्या कीजिए, फॉर्मूलाज के ऊपर थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, देखिए फॉर्मूलाज किस प्रकार से की जा सकती हैं, कैसे वे में आप फॉर्मूलाज को यहाँ से समझ सकते हो। ठीक है, सो फॉर्मूलाज के ऊपर एक बार देखो, सारी फॉर्मूलाज लिखो, पीडीएफ मत मांगो, पीडीएफ मुझे देने में कुछ नहीं है, सेव तो वैसे भी हो रहा है, मैं पीडीएफ दे भी सकता हूं। फॉर्मूलाज बट खुद के हाथों से लिखो, जो चीज खुद के हाथों से लिखी जाती है वो लंबे समय तक यहाँ पे याद रहती है। एंड वंस अगेन इन मेमोरी ऑफ माय पेन, लेट्स एंड दिस लेक्चर हियर। टेक केयर, गुड बाय ऑल द